जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक मॉडल क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं और उसका मॉडल आंसर जो है वो बनाने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए आज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछले जो लेक्चर्स है हमारी मेंस आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग प्रैक्टिस की जो सीरीज चल रही है उसके अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने आपका बेस जो है वो पक्का किया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं, किन फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है क्वेश्चंस में, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को हमने डिटेल में कवर किया है। और उसी के साथ साथ उसमें क्या लिखना पड़ता है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पर उसे प्रैक्टिकल में अमल करने की बारी जो है वो आ गई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के थ्रू अब यहाँ पर हम जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है उसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन आपका बेस पक्का रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस पक्का नहीं है तो इसमें आपको मजा नहीं आएगा। मतलब अगर आपको ऑलराउंडर बनना है, सिर्फ ये क्वेश्चन का जवाब नहीं, बल्कि अगर आपको ऑलराउंडर बनना है कि कैसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए आप उसका जवाब दे पाओ, अगर आपको वो बनना है तो आपको बेस पक्का करना पड़ेगा और पिछले जो लेक्चर है उसे देखना पड़ेगा। और फिर इस लेक्चर का मजा देखिए, क्या जबरदस्त मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है जो यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India। अब देखिए, आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी मेंस में बैठते हैं वो क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम होता है और जो माइंड है उसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है, नर्वसनेस रहती है। तो इसलिए क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। और जब क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो गई तो आप आंसर सही तरीके से लिख ही नहीं पाओगे। और जब आप आंसर नहीं लिख पाओगे तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जितना भी वक्त मिला है उसमें से अगर आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने में भी बिता दो तो भी चलेगा। तो इसीलिए यहां पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूं अप्रोच कैसे होते हैं एस्पिरेंट्स के। सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन आता है सामने, उसके बाद जो वर्ड्स हमें पता होते हैं अपने आप हमारी नजर उस पर जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को 1857 रिवोल्ट जो है इसके बारे में पता होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको याद होगा इसके क्या रीजंस थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब इन शॉर्ट आपको पूरी डिटेल जो 1857 की पता होगी। तो सबसे पहले हाईलाइट जो है वहां पर जाएगा कि हाँ 1857 अपराइजिंग है, अरे वाह इसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता है ना। मतलब दो टाइप के रहेंगे, जिनको सब कुछ पता है और जिनको नहीं पता है। जिनको सब कुछ पता है वो इससे ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और जिनको नहीं पता है वो सीधा अपना मोरल जो है वो कंप्लीटली डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़ते रहना है क्योंकि आप एमएम एकेडमी गैंग के हो। तो एमएम एकेडमी गैंग के रहने के बाद आपको यहाँ पर कंफ्यूज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूपीएससी कितने भी आपके लिए वर्ड्स लेकर आ जाए, ट्विस्टिंग वर्ड्स लेकर आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अपराइजिंग जो 1857 का, यहाँ पर आपको ओवर एक्साइट नहीं होना है। आपको दूसरा जो पार्ट है वो देखना है क्या बोला गया है। 1857 का जो अपराइजिंग है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है इंपॉर्टेंट वाटरशेड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, ये इंपॉर्टेंट कारणीभूत रहा है इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया। अब बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट वाटरशेड देख के यहीं पे ठंडे हो जाएंगे कि यार ये बोला क्या गया है, यार बोला क्या गया है, कुछ नहीं है, आगे का पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये बहुत बड़ा कारणीभूत रहा है जो ब्रिटिश पॉलिसी रही है कॉलोनियल इंडिया के लिए, उसके इवोल्यूशन में, है ना। मतलब हमारे यहाँ पर जो भी ब्रिटिश इंडिया, जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो भी इवोल्यूशन ला रहे थे, तो उस इवोल्यूशन के पीछे जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, जो इवॉल्व हुआ है स्ट्रक्चर ब्रिटिश इंडिया का, उसमें 1857 रिवोल्ट का जो अपराइजिंग है ये बहुत बड़ा कारणीभूत रहा है। ये चेंजिंग पॉइंट जो है वो देखने को मिला है। अब समझ में आया आपको पूछा क्या गया है। ये नहीं पूछा गया 1857 के बारे में लिखो, है ना। ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो ब्रिटिश इंडिया ने लाई है। आपको ये बोला गया है कि जो 1857 का रिवोल्ट है ये बहुत बड़ा कारणीभूत रहा है जो पॉलिसीज है उसमें इवोल्यूशन लाने के लिए। मतलब यहाँ पर अगर रिवोल्ट है, पहले अलग अलग पॉलिसी चल रही थी, लेकिन ये होने की वजह से सडन चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिले हैं। अब समझ में आपको करना क्या है, अब समझ में आया बताना क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये जो चल रही है ये एमएम एकेडमी पर चल रही है।
MM एकेडमी ऐप अगर आपने नहीं सुना है तो MM एकेडमी ऐप जो है उस पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का कोर्स जो है, ज्योग्राफी का कोर्स अभी फिलहाल चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो भी चल रहा है, ऐसे राइटिंग का कोर्स चल रहा है। जहां पर अभी यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर जो अभी 3 लेक्चर्स आए थे जिसमें आपका बेस जो है वो पक्का हो गया, उसी के साथ साथ जो अभी ये मॉडल आंसर है ये एक ही आएगा। लेकिन जो MM एकेडमी ऐप है इस पे कंटिन्यू सीरीज शुरू रहेगी, कंटिन्यूअसली जो इस तरीके के मॉडल क्वेश्चंस है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। ऐसे राइटिंग जो उसका बेस कंप्लीट किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, ऐसे राइटिंग जो उसके मॉडल आंसर जो है वो लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत कुछ वहां पर जानने को मिलेगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हमने जो पिछले लेक्चर से उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और यहाँ पर हमने क्या देखा था। क्वेश्चन जो है वेरियस फॉर्म्स पे पूछे जा सकते हैं, है ना। मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वेरियस फॉर्म्स पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत सारे फॉर्म्स नहीं, अगर हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें डिस्क्राइब, एनालिसिस एंड इवेल्युएट, ये 3 तरीके के हमें देखने को मिले थे। डिस्क्राइब में डिफाइन करना पड़ता है आपको कोई चीज, एग्जैक्टली जो चीजें इन्वॉल्व है वही आपको बताना पड़ता है, यहाँ पर खुद के ओपिनियन लादना नहीं पड़ता है। दूसरा एनालिसिस का आता है जिसमें आपको एग्जामिन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको रीजन जो है वो देने पड़ते हैं। और फिर इसके भी अगर हम फर्दर आ जाते हैं तो इवेल्युएशन का हमें देखने को मिलता है, जहां पर आपको चीजों को जज करना पड़ता है, उसके सक्सेस फेलियर को देखना पड़ता है और आपकी भी कुछ चीजें उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। आपकी जो आइडियोलॉजी, आपकी जो थिंकिंग है उसको भी यहाँ पर परखा जाता है, उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये 3 तरीके क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आपको तीनों ही एक ही क्वेश्चन में डाल के दे दिए जाए, हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो क्वेश्चन देखते हैं तो कौन सी कैटेगरी में फिक्स होता है। तो जैसा कि डिस्क्रिप्टिव जो हमने देखा था, डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्राइब में अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज हमने देखी थी, है ना। डिफाइन देखा था, डिस्क्राइब देखा था, एक्सप्लेन देखा था, इलस्ट्रेट, ये सारी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है और उसका हमने एग्जांपल्स भी देखे थे पिछले लेक्चर्स में। एक्सप्लेन हमने देखा है डिस्क्रिप्टिव में, जो डिस्क्राइब वाला है उसमें एक्सप्लेन वर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को आपको क्लियर बनाना है ना। पूरी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ, जो आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ, मतलब आपको खुद के इनपुट्स यहाँ पर नहीं डालने, खुद के ओपिनियंस यहाँ पर आपको नहीं डालने, आपको बेसिकली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो आइडियाज है उसको क्लियर कट यहाँ पर पोर्ट्रे करना है, क्लियर कट प्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन देखिए जो 2016 की यूपीएससी में आया था, एक्सप्लेन, क्या बोला गया है, एक्सप्लेन मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में आ रहा है। और जब डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में आ रहा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि जब डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है तो उसमें आपको ओपिनियन डालने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इजी वाला होता है जिसमें आपको जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी इंफॉर्मेशन को आपको पेश करना है, उसी इंफॉर्मेशन को आपको देना है ना। मतलब ये वाला फर्स्ट कैटेगरी सबसे इजी वाले में आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेन बोला गया है कि हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857, जो 1857 का रिवोल्ट है, ये कारणीभूत कैसे बना है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे रहा है जो ब्रिटिश पॉलिसी कॉलोनियल इंडिया की है उसकी इवोल्यूशन में। समझ में आ रहा है, मतलब अप्रोच कैसे करना है आपको। यहाँ पर आपको 1857 रिवोल्ट के बारे में नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको जो इंट्रोडक्शन है काफी शॉर्ट रखना है जिससे कि उनको पता चल जाए कि हाँ आपको 1857 के बारे में पता है, ऐसा कुछ आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन हुए हैं, जो भी यहाँ पर इवोल्यूशन हुए हैं, इवोल्यूशन के बारे में बताना है कि क्या क्या इवोल्यूशन यहाँ पर हुए हैं। और फिर यहाँ पर आपको ओपिनियन जो है वो कुछ पेश नहीं करना है, हेंस प्रूफ जैसा होता है ना वही आपको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके वजह से ये हुआ है, हेंस प्रूफ, मतलब इनडायरेक्ट जो बोला गया है वो लिखा गया है हेंस प्रूफ। तो आपने बता दिया ये देखो इसके वजह से ये चेंजेस किए हैं, हेंस प्रूफ, बस सिंपल सी बात है। एक्सप्लेन बोला गया है डिस्क्रिप्टिव में, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए शुरू करें। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट जो है वो पता रहना चाहिए। फॉर्मेट भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद आपको बॉडी जो है वो लिखनी पड़ती है और फिर उसके बाद कंक्लूजन जो है उस पर पहुंचना पड़ता है। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर पता रहना बहुत जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं किस तरीके से हम ये जो आंसर है उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहेंगे जो 1857 देखकर काफी ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और वो यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखना शुरू कर देंगे कि मतलब यहाँ पर कॉजेज जो है वो कौन कौन से थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस,
जो डिसकंटेंट हो रहा था सिपॉइस में, ये सारी चीज़ें। अगर हम इकोनॉमिक देखते हैं तो उन्होंने इकोनॉमिक फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय किया था। जो यहाँ पर अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट है वो यहाँ पर चल रही थी। जो हेवी टैक्सेशन है वो हमें देखने को मिल रहे थे। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको डिस्करेज किया जा रहा था। लेस वेजेस इंडियन सोल्जर्स को दिए जा रहे थे। ये 5-6 पॉइंट लिख देंगे, फिर ये 5-6 पॉइंट पॉलिटिकल लिख देंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ 5-6 पॉइंट लिख देंगे। इस तरीके से बोलेंगे हाँ अपना इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। लेकिन फिर उनको ध्यान में आएगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही जो जो वर्ड लिमिट है, क्योंकि 250 वर्ड्स की या 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी हुई होती है, वो उन्होंने वहीं पर कंप्लीट कर दी, वहीं पर खत्म कर दी। अब क्या करें? अब आप मेन बॉडी लिख ही नहीं पा रहे हो, अब आप कंक्लूजन लिख ही नहीं पा रहे हो गया ना प्रॉब्लम। ये पूरा फॉर्मेट जो है ये पूरा कवर होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफ लिखना है, जो मैंने आपको बताया था, ब्रीफ लिखना है आपको टॉपिक के बारे में, आपको डिटेल में नहीं लिखना है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर ये गलती कर देंगे, तो ये यहाँ पर आपको नहीं करना है, ठीक है। बॉडी जब आएगी तो बॉडी में यहाँ पर एक ही चीज के बारे में लिखना शुरू कर देंगे, एक ही चीज के बारे में कि आर्मी में क्या चेंजेस हुए थे। तो इंडियन ब्रांच जो है उसका एक्सपांशन एशिया अफ्रीका में, जो ब्रिटिश सेक्शन है उनका यहाँ पर इंडिया में होल्ड ले दिया गया, प्रोपोर्शन जो है यूरोपियन इंडियन का वो बढ़ा दिया गया है ना, की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर यूरोपियंस को रखा गया। तो ये सारी चीजें वो लिखना शुरू कर देंगे एक ही पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है क्या क्वेश्चन में? आर्मी के रिफॉर्म के बारे में पूछा गया है क्या? जी नहीं। यहाँ पर आपको ओवरऑल जो इवोल्यूशन हुए हैं उसके बारे में पूछा गया है सर, इवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो इसीलिए अगर आप एक ही पार्ट के बारे में लिखते रहोगे, एक ही पार्ट के बारे में घिसते रहोगे, तो फिर आपको मार्क्स भी एक ही पार्ट के ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज आपको नहीं करना है, आपको पूरा पर्सपेक्टिव, इसलिए मैं बोलता हूँ उसकी तरह मत सोचिए घोड़े को जो लगाया होता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखिए, अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचा कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जा सकता है? देखिए अपना अपना होता है, आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली होना क्या चाहिए इंट्रोडक्शन में, इसलिए यहाँ पर मॉडल आंसर मैंने लाया है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि जो चेक करने वाला इंसान है उसको क्या चाहिए, उसको हमें क्या बताना है। उसको हमें बताना है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए काबिल है, हम एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो वही वहां पर हमें उसको बताना है। कैसे बता सकते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। छोटा वर्ड पढ़ के भी उसको समझ में आ जाएगा, हाँ इसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो पता है। तो क्या लिखेंगे आप? इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हैं तो सीधा सीधा जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसी को स्टिक रहते हुए क्या हम लिख सकते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857 गेव अ सीवियर सेटबैक टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए इतने से सेंटेंस में मैंने उसको क्या बता दिया, इतने से सेंटेंस में मैंने उसको बता दिया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसने यहाँ पर क्या किया? सीवियर सेटबैक दिया है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब कि मेरे को रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरे को पता है कैसे सीवियर सेटबैक जो है वो दिया है। मतलब इसमें मैंने उसको इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सभी फैक्टर जो 1857 रिवोल्ट के लिए कारणीभूत थे वो मैंने उसको यहाँ पर इनविजिबली बता दिया है। मतलब जब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सीवियर सेटबैक था, मतलब मेरे को उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना सीवियर सेटबैक रहा है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में। तो अपने आप यहाँ पर सारी चीजें हो गई, मेरे को उतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक सेंटेंस में मैंने उसको सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया? एंड फोर्स देम टू रीऑर्गेनाइज देयर स्ट्रक्चर टू अवॉइड सच रिवोल्ट इन द फ्यूचर। मतलब मैंने उनको ये बता दिया कि उनको ये पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से 1857 का जो रिवोल्ट है वो हुआ है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ है, और इसीलिए खामियां उनको पता चल गई और इसके लिए उनको फोर्स किया गया कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करो। मतलब समझ रहे हो आप? 1857 का जो रिवोल्ट है वो क्यों हुआ मैंने यहाँ पर बता दिया, उसके वजह से ब्रिटिशर्स का परिणाम क्या हुआ ये मैंने उनको बता दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ उनको लेकर जा रहा हूं, जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था उसकी तरफ मैं लेकर जा रहा हूं उनको। मतलब बॉडी में अपने आप सारी चीजें कनेक्टेड हो जाएगी, अपने आप मैं उनको घसीटते हुए लेके चल रहा हूं कि भैया 1857 रिवोल्ट जो है सेटबैक लगा था उनको, इसलिए उनको पता चल गया एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। तो अब आओ देखो किस तरीके से 1857 के बाद चेंजेस होना शुरू हो गए, इवोल्यूशन होना शुरू हो गए, जो क्वेश्चन में तुमने मुझसे पूछा था। अपने आप घसीटते हुए लेके गया मैं, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए फोर्स किया गया। अब यहाँ पर इंडियन स्ट्रक्चर जो है अंडर द कंपनी रूल, ये सीरीज ऑफ चेंजेस से गए हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, है ना। डिफरेंट रूल्स एक्ट्स के जरिए जो ब्रिटिश एम्पायर ने लाए हैं आफ्टर 1857। अब जो इवोल्यूशन का तुमने पूछा था ना क्वेश्चन में, जो तुमने इवोल्यूशन के बारे में पूछा था ना कि यहाँ पर 1857 जो है उसके बाद क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, तो भैया एक ही नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे हुए हैं। तो मतलब मैंने उसको इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बता दिया इंट्रोडक्शन में
कि तुम पूछो ना, मैं यहाँ पर 1858 जो है वहां से लेकर तो 1947 तक जितने भी एक्ट्स आए हैं, जितने भी रूल्स आए हैं, मेरे को सभी के बारे में पता है, सभी के बारे में पता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बोला डिफरेंट रूल्स एंड एक्ट्स के थ्रू जो भी यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर में चेंजेस लाए गए हैं वो सब यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं मैं। होले होले आओ, मेरी मेन बॉडी पे तो आओ। इस तरीके से यहाँ पर मैंने उनको इतनी सारी चीजें जो है वो बता दी है। समझ रहे हो? शॉर्ट एंड क्रिप्स इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। अब हम आते हैं मेन बॉडी पर। अब बॉडी में आपको यहाँ पर चेंजेस क्या क्या हुए हैं ये बताना है। अब यहाँ पर आपको एक्ट्स नहीं गिनवाने हैं कि 1858 जो है उसमें ये हुआ था, फिर उसके बाद 1861 में ये हुआ था, फिर उसके बाद समझ लीजिए 1909 1919 ये जो जितने भी एक्ट्स हुए हैं 47 तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, सारे एक्ट्स नहीं आपको यहाँ पर लिखने बैठने हैं। यहाँ पर आपको मेन मेन मुद्दे जो है क्या क्या चेंज हुआ है वो आपको बताना है। खासकर पूछा क्या गया था एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये वहां पर लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो इमीडिएट एक्ट जो लाया गया 1957 के रिवोल्ट के बाद आया 1958, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या था। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि पहले कंपनी के हाथ में थी पूरी कमान, अब यहाँ पर चली गई क्राउन के हाथ में। सबसे बड़ा चेंज तो यही हुआ ना कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्न करना था इंडिया को, वो जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। ये सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है ना। उसी के साथ साथ काउंसिल एक्ट जो है 1861 का, उसने यहाँ पर गवर्नर काउंसिल जो है उसको एनलार्ज कर दिया टू मेक लॉज। मतलब अब यहाँ पर जो चेंजेस है वो सडन चेंजेस हमें एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्मी में क्या क्या चेंजेस हुए एज अ ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ रिवोल्ट। देखिए ये वर्ड जो है ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ रिवोल्ट, जो मैं आपको बोलता हूं ना कि जो पढ़ना होता है, हमें जो पढ़ना होता है, किताब पढ़नी होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको वर्ड जो है उसको अरेंज करके आ जाएगा। यहाँ पर देखा है ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब यहाँ पर मैंने दर्शाया क्या है, उसको क्या दर्शाया है कि मेरे को ये पता है कि आर्मी जो है, आर्मी उसके वो एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यही था ना, सोल्जर जो है उनकी वजह से हुआ था, आटा वाटा, तो वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पर बताने की उसको जरूरत नहीं है कि आटे में बोन डस्ट जो है ये सब देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद जो कार्ट्रिज है वो लगा के उनको ये करना पड़ रहा था, उसमें सुअर का मांस, गाय का मांस था, ये बताने की जरूरत ही नहीं है इतना। मैंने उसको सिर्फ ये बता दिया कि मेरे को सारी चीजें पता है कि ट्रिगरिंग पॉइंट था। ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ 1857 कनेक्टेड टू द आर्मी, है ना। सो द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियंस ये रेस कर दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैंने उसको ये भी बता दिया कि अगर जो यूरोपियन सोल्जर्स है वो ज्यादा होते तो वो रिवोल्ट करते ही नहीं, इंडियन सोल्जर ज्यादा थे इसलिए उनका रिवोल्ट हुआ और वहीं से शुरुआत हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस को बढ़ा दिया, तादाद में बढ़ा दिया, जिससे कि इस तरीके का रिवोल्ट जो है वो फिर से ना हो पाए। यूरोपियन सोल्जर जो है उनको क्रूशियल पोजीशन पर रखा गया। मैंने उसको ये भी बता दिया कि इंडियन जो है वो ज्योग्राफिकली क्रूशियल पोजीशन पर थे। उसी के साथ साथ क्रूशियल ब्रांच जो है आर्टिलरी, टैंक, इनको एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के हाथ में दे दिया गया कि फिर से ये लोग बंदूक लेके निकल ही ना पाए इंडियंस। इंडियन सोल्जर जो है उनको यहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ों से मैंने उसको आर्मी में जो भी हो रहा था या फिर 1857 जो आर्मी की वजह से हुआ था इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी, है ना। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर जो 1857 का रिवोल्ट है ये इवोल्यूशन के लिए टर्निंग पॉइंट रहा है। फिर यहाँ पर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो एनेक्सेशन हो रहा था, है ना, एनेक्सेशन हो रहा था। अब ये जब मैं चेंजेस बता रहा हूँ इसके पहले मुझे ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि 1857 के पीछे एनेक्सेशन का क्या रोल रहा है, तभी तो इसमें चेंजेस जो है उनको पता चले और उन्होंने चेंजेस कर दिए, है ना। तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसने काफी वाइटल रोल प्ले किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। मैंने उसको सीधा यहाँ पर बता दिया कि भाई मेरे को पता है कि एनेक्सेशन जो है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसकी वजह से भी 1857 रिवोल्ट जो है वो हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ पर किसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया है, कौन कौन से इसमें किया गया है, कौन कौन से राजा जो किंगडम है उसमें किया गया है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो समझ गया है कि हाँ मुझे पता है करके, चेक करने वाला समझ गया है मुझे पता है ना। हेंस द ब्रिटिशर्स, उन्होंने यहाँ पर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को अबेंडन कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया, है ना। और प्रिंसली स्टेट जो है उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी दे दी कि अब वो ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है उसमें देखने को मिला। तो ये एक भारी चेंज जो है वो लाया गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें पोजीशन पर पहुंचना है वो क्या है, वो है डिवाइड एंड रूल। क्योंकि 1857 रिवोल्ट अगर आप देखोगे उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, है ना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है ये हमें देखने को मिल रही थी 1857 रिवोल्ट में। इसीलिए ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अगर ये दोनों साथ में रहे तो हमको जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा भारत से।
इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपना चेंज लेकर आए और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने यहाँ पर जो डिवाइड एंड रूल है वो पॉलिसी लेकर आ गए। इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट दे सप्रेस्ड मुस्लिम। आफ्टर 1880s पॉलिसी जो है वो यहाँ पर मुस्लिम को यहाँ पर यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया है ना, यूज करना शुरू कर दिया। ये जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की ऑफिशियली अडॉप्ट की गई थी 1909 के एक्ट में, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिया गया। तो मतलब मैंने उनको एक लाइन में जो एक्ट्स है उसके बारे में बता दिया कि मुझे सारी एक्ट पता है भाई, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ये जब हम स्पेसिफिकली एक्ट के बारे में लिखते हैं ना, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हमें पर्टिकुलर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप मेंस में कोई अगर फैक्ट्स फिगर्स लिख रहे हो है ना, 23.9 इस तरह की कोई फिगर लिख रहे हो, या फिर ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से, या फिर हमारे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ऐसे जब आप कोई फिगर्स लिखते हो या फिर कोई फैक्ट लिखते हो तो इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो डिवाइड एंड रूल। उसी के साथ साथ आप प्रिंसली स्टेट जो है उसके बारे में भी लिख सकते हो कि प्रिंसली स्टेट जो है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन इतना ज़्यादा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा रोल जो है वो हमें इतना देखने को नहीं मिल रहा था। क्लियर है? फिर उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? छोटा सा है क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर है, यहाँ पर एनालिटिकल नहीं है, इवेल्युएशन वाला नहीं है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में कोई अपना ओपिनियन डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है कि हेंस प्रूव्ड, मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि हेंस द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ओवर इंडिया हैविंग लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर। तो मतलब 1857 का जो रिवोल्ट है ये एक टर्निंग पॉइंट बना है जहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश का वो चेंज हो गया और फिर यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर जो है वो हमें कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला। तो ये यहाँ पर कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था उसका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम सीरीज जो है वो चलाते रहेंगे, लेकिन ये जो सीरीज है चलेगी कहाँ? MM Academy ऐप पर। तो MM Academy ऐप पर अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पूरा मतलब सारे के सारे जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ MM Academy ऐप जो है अगर आप डाउनलोड करते हो तो 1 in all सब्सक्रिप्शन है, मतलब अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी वीडियोस अवेलेबल, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है MM Academy पर, वो सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? और उसी के साथ मेंस आंसर राइटिंग ऐसे की प्रैक्टिस वहाँ पर कंटिन्यूसली होती रहेगी। यहाँ पर ये एक ही मैंने यूट्यूब पर एक ही क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐप पर कंटिन्यूसली जो वीडियोस है वो आते रहेंगे। कंटिन्यूसली हम जो मॉडल क्वेश्चन है वो देखते रहेंगे, उसके मॉडल आंसर्स बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपके पास इस तरीके का एक ढांचा बन जाए कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस ढांचे में फिट करके आप पूरा आंसर जो है वो लिख दो, सोचने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। इतना मैकेनिकल आपके दिमाग को मैं बना दूंगा। ठीक है? तो इसीलिए जल्द से जल्द आइए MM Academy ऐप पर, वहाँ के पे आकर बाकी जो लेक्चर्स है उसको आप एंजॉय कीजिए, बाकी वेरियस कोर्सेज जो है उनको भी एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।